है, क्या वो मना कर सकता है? यदि हाँ तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का उल्लंघन होगा। वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के मामले पर भी प्रकाश डालें। देखिए ऐसा है, आईएएस अधिकारी जो भी होते हैं उसका मालिक कौन है? मालिक कौन है मतलब अल्टीमेट कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? अल्टीमेट राज्य सरकार तो ऑपरेशनल है ना, राष्ट्रपति तो औपचारिक है ना, फॉर्मल। अंतिम रूप से मालिक कौन है? कार्मिक मंत्रालय, प्रधानमंत्री के पास है। तो जब अगर किसी को बुला दिया जाएगा तो कैसे नहीं आओगे, और नहीं आओगे तो कितने देर तक रहोगे उस पद पर? तो ये सब क्या क्वेश्चन है ना। देखिए अब जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे वो एक मीटिंग थी वहाँ पे है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें वो उपस्थित नहीं थे। जबकि पॉलिटिकल मास्टर ये सब कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर होके आप ये सब नहीं कर सकते। एक तरह का मिसकंडक्ट है, आपको वहाँ होना है क्योंकि कोई राजनीतिक सम्मेलनों में आप नहीं हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको वहाँ उपस्थित होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपका नौकरी जाने वाला है, इससे पहले ही आप रिजाइन कर देते हैं, उन्होंने कर दिया, ठीक है, यही उपाय है। तो जब भी आप देखिए एक ही चीज़ ध्यान रखिए, पानी में रहना है तो मगरमच्छ से लड़ सकते हैं, पानी से नहीं लड़ सकते। कौन मंत्री क्यों नहीं मिलेगी? रिजाइन अगर आप करेंगे, जॉब से रिजाइन करेंगे तो आईएएस के रूप में जो भी वेतन एवं सेवा की शर्तें हैं, ठीक है, एक तो आप इन दिनों जो आप सर्विसेज में जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो जो इसका जो कानून है वो ऑल इंडिया सर्विस का, वो ये है कि 13 साल के बाद, मतलब 13 साल आप सर्विस में रह जाते हैं तो जो भी वेतन एवं सेवा की शर्तें हैं आपके बैच में दी हुई तो आपको मिलेगी। इसीलिए देखोगे कि जो लोग राजनीति में जा रहे हैं वो अगर 11-12 साल में राजनीति में जाने का मन किया तो 1-2 साल रुक के जाते हैं, उनमें लोक कल्याण का भाव 1-2 साल के बाद बनता है ना। वो सोचते हैं कि पहले करियर को सिक्योर बना लें, उसके बाद ही ऐसा करें, है ना। 13 साल तक कंपल्सरी, 13 साल से पहले अगर VRS ले लोगे तो उसकी ग्रेचुइटी या फैसिलिटीज वो नहीं मिलती, है ना। ये सब पॉलिटिकल शब्द, पॉलिटिकल है ना, ये एक ही शब्द है तो अलग अलग नहीं है ना। गवर्नमेंट चाहे तो पान बेचने वाले को भी किसी पद पे ले ले ना। गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल नहीं है कि नौकरी छोड़ के और फिर आप नौकरी में आ जाएं या राजनीति में जाके वापस आ। मैं आता हूँ उस पर, है ना, साफ फैजल की बात कर रहे हैं, इसको रूल नहीं है। ये सब क्या है कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स है, और जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति। एक तो रूल मेकिंग पावर आप जानते हो हम किसी को भी दे सकते हैं। फ्रांस एक जगह है जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों को ये अधिकार होता है कि वो राजनीति में जाएं। जैसे फ्रांस में जो, जैसे आपके यहाँ जो डीएम होता है, फ्रांस में उसको प्रीफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफेक्ट। यहाँ पर जो जिला है उसको फ्रांस में कहते हैं डिपार्टमेंट। तो फ्रांस में डिपार्टमेंट के स्तर पर प्रीफेक्ट नाम का अधिकारी होता है, और जो भारत में जिसको डिपार्टमेंट कहते हैं, फ्रांस में उसको डायरेक्शन कहते हैं, मंत्रालय विभाग उसको डायरेक्शन है। तो प्रीफेक्ट के स्तर पे अगर आपको मन किया कि राजनीति में जाएं तो उनकी नेशनल असेंबली में जाइए, आप नौकरी करिए एज ए सांसद, है ना, और जब आपका पीरियड खत्म हो जाए तो वापस आके प्रीफेक्ट बन सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं। और साफ फैजल की बात है, उन्होंने नौकरी छोड़ा, पॉलिटिकल पार्टी बनाया, नहीं चला, आने के लिए रिक्वेस्ट किया, लोगों ने ले लिया। लेने के लिए आईएएस होना, पहले का होना, ना होना, ये सब कोई जरूरी नहीं है ना। अब ये तो क्या है कि 77 से रूल मेकिंग पावर करके आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं। हमें गवर्नेंस की याद क्या आई, हम जग से बेगाने हो गए, सारी दुनिया में मशहूर हमारे सर के अफसाने हो गए, उन्हें क्या पता 34-36 बैच की इस विषय के दीवाने हो गए अच्छा, तो आप लोग दीवाने हो चुके हैं गवर्नेंस के, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अरे भाई आपको भी जाके गवर्नेंस ही करना है, सिस्टम का पार्टी तक बनोगे ना, आईएएस अधिकारी बन के, आईपीएस अधिकारी बन के, आपको जो करना है कुछ उसी तरह की चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो, तो अच्छी बात है, थैंक यू, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं 2 मिनट पहले इसलिए आ गया था कि आपका कुछ सब आएगा, और हमें लगा कि अब चूँकि बारिश हो रही थी तो जिसको आना होगा वो आ चुका। अब समय हो चुका है मेरे ख्याल में, कुछ ज़्यादा ही 5 मिनट आगे भी बढ़ते हैं। तो हमारी बातचीत आपके साथ कुछ हो चुकी है, और हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे थे, और बातचीत हमारी 2-3 आधारों पर हुई, पूरी बात अभी हुई नहीं। बातचीत ये हुई थी कि ये संस्था कैसे बनी। तो हम लोगों ने ये बात किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये, है ना, स्टेट और जो इंडिविजुअल के बीच में जो झगड़े होते हैं उसके विवादों की जांच के लिए कुछ एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाए थे, 2 तरह के। एक तो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, दोनों को मर्ज कर दिया, फाइनली एक ही हो गया। तो ये संस्था बड़े अच्छे स्मार्ट पुलिस वाले थे, इन्होंने जांच की, और 10 साल में लगभग 1 डिकेड में सब जांच हो गई। तो कोली कमेटी को और एक और समिति के संस्थान समिति को लगा कि इतने अच्छे अधिकारी कहाँ मिलेंगे, इनको जाने ना दिया जाए ऐसे ही। तो सीबीआई की स्थापना इन दोनों के कहने पर हमने फिर रिसर्च कर, एक तो ये बात हुई थी हमारी। फिर हमने देखा कि ये क्यों संस्था हमने केंद्रीय स्तर पर बनाई, लोग विवाद करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, क्या उसके आधार हैं। आधार इतने मजबूत नहीं है जो
सामान्यतः आप देखे थे कल तक, आज और आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि इसमें कोई दम नहीं है इस बात में कि सीबीआई जो है वो दुरुपयोग कर रही है या ऐसा होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगा आपको आज भी क्लास के बाद, है ना। और ये दुनिया की एलीट एजेंसियों में से एक एजेंसी है ना। इसी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर एक कंटेम्प्रेरी मामले में आया था और 2020 का सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है इस पर वो भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। लेकिन अभी ये बात होना बाकी है कि क्या जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो क्या हमें इसको समाप्त कर देना चाहिए क्या। एक तो मैंने इसके लिए तर्क आपको दे दिया है कि एज ए सेंट्रल एजेंसी ये क्यों होनी चाहिए, वाई सीबीआई इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, क्यों ये होनी चाहिए। हमने तर्क लिखवाए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए होनी चाहिए, इंटरपोल में जाती है, ये वो ऐसा वैसा, ये सब बात हुई, ठीक है। और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ये कहता है कि सेक्शन 6 में बिना राज्यों को बुलाए हम जाते नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए होना चाहिए। तो होना चाहिए वाला तो है, लेकिन आपसे जब ये पूछेंगे कि क्या भंग कर देना चाहिए, ऐसे सवाल बनाए कि अक्सर, है ना, सीबीआई को लेकर यह चिंता रहती है, इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि यह फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेपकारी काम करती है या लॉ एंड ऑर्डर एक राज्य सूची का विषय है और उस पर यह केंद्रीय एजेंसी हस्तक्षेप करती है। क्या आपके विचार में सीबीआई को भंग कर देना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, या तर्क वितर्क करेंगे, पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स, यूपीएससी का स्टाइल यही है, आपसे पूछेंगे हमेशा डू यू थिंक दैट, डू यू बिलीव दैट, क्या आपको ऐसा लगता है। आपको बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पढ़ने में, देखो कितने हम बड़े हैं, हमारा आइडिया पूछ रहा है, हर जगह आपका आइडिया पूछा जाता है ना। तो आपको तैयारी में बेसिकली आपको एक थॉट प्रोसेसिंग ही करनी होती है। तो आज हम लोग उसी मैटर पर बात करेंगे। नीचे एक सब टाइटल दीजिए, कल जहाँ तक पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट के आइडियाज के बाद एक सब टाइटल उप शीर्षक दे दीजिए, क्या हाँ जी लिखवा दें, है ना, वो भी लिखवा लिख ही लीजिए ना, लिख लीजिए। जब एक कल एक स्टेटमेंट था ऋषिकेश रॉय का, जजेस का, तो हालांकि चूंकि हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन किसी ने कहा तो आपने इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में लिख लीजिए। देखिए, जब सत्य सूर्य की रोशनी से मिलता है, जब सत्य सूर्य की रोशनी से मिलता है, when truth meets the sunshine, जब सत्य सूर्य की रोशनी से मिलता है, मामा, तो न सिर्फ जीवन की आपाधापी, तो न सिर्फ जीवन की आपाधापी के उपरांत न्याय ही सुनिश्चित होता है, न्याय जस्टिस ही सुनिश्चित होता है, बल्कि दिवंगत आत्मा को भी, दिवंगत आत्मा को भी शांति प्राप्त होती, शांति मिलती है, ऐसा नहीं, दिवंगत आत्मा को भी, है ना, शांति मिलती है। जैसे उसमें लिखा था इंग्लिश में कि द डिपार्टेड सोल विल स्लीप वेल, तो हिंदी ऐसा नहीं लिखो कि वो अच्छे से सोएंगे, मतलब आयरनिक ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब उसका भावानुवाद लिखना है, अनुवाद, आयरनिक ट्रांसलेशन नहीं लिखना। सत्यमेव जयते, अंत में लिखिए सत्यमेव जयते। तो कभी सत्य पर बात कर रहे हो, है ना, किसी गांधीयन आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, कहीं पे, चाहे वो ऐसे हो, एथिक्स हो, कहीं पे ये सपोर्ट कर देंगे तो थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, अच्छी बात है, ठीक है। हम नीचे आ जाएंगे कि क्या सीबीआई जैसी संस्था को भंग कर दिया जाना चाहिए, क्या सीबीआई जैसी संस्था को भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना, अंडरलाइन कर दीजिए और इसमें लिखिए। सीबीआई यद्यपि बिना राज्यों की सहमति के, सीबीआई यद्यपि बिना राज्यों की सहमति के हस्तक्षेप नहीं करती है, फिर भी कई बार सीबीआई पर ऐसे आरोप लगते हैं, कई बार सीबीआई पर ऐसे आरोप लगते हैं कि कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, एक राज्य सूची का विषय, कानून एवं व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय होने के
बावजूद भी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी इसमें हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप करती है। पैराग्राफ छोड़, यदि कुछ समय के लिए, यदि कुछ समय के लिए ऐसे आरोपों को सही मान भी लिया जाए, सही मान भी लिया जाए, तो राज्य स्तरीय पुलिस प्रशासन की क्षमता पर विचार करना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। पुलिस और क्या राज्य पुलिस अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण का कार्य सक्षमता पूर्वक कर सकते हैं? पुलिस पर भारत में 1861 का पुलिस एक्ट, भारत में 1861 का पुलिस अधिनियम पुलिस प्रशासन के संचालन को सुनिश्चित करता है। जिसके तहत निम्नलिखित चुनौतियां या कमियां देखने को मिलती हैं, है ना। चलिए, आप लोग भी चिंता में थे कि मतलब दुरुपयोग ऐसा आप सुनते भी रहते हैं ऐसा, हालांकि आप तो पढ़ चुके हैं, अब आप लर्नर्ड हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक आध लोगों में ये भाव अभी भी है। कल भी आप पूछ रहे थे, इधर से क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसा होगा, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलिए जी भेदभाव करती है ना। आप जानते हैं, फैक्ट्स आप जानते हैं कि अपने मन से जाएगी नहीं, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कुछ देर के लिए ये मान लेते, तो सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी हट जाए तो क्राइम होगा, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैसी पुलिस है हमारे पास, उसका तो दर्शन करना चाहिए हम। आइए जरा देख लें कैसी है। चलिए, 1861 का जो पुलिस एक्ट है, यही इसका आधार है ना। अंग्रेज हमारे यहाँ बड़ा गड़बड़ सब चीज कर गए, ठीक है। वो अपने लिए तो अच्छा चीज बनाए, हमारे लिए बहुत खराब चीज कर गए। वो अपने लिए उन्होंने कानून बनाया लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्ट। कब बनाया? 1829 1829 में, मतलब 1829 1861 से पहले होता होगा। हमारे लिए कब बनाया? इंडियन पुलिस एक्ट कब है? 1861 का। हमारे लिए उन्होंने सब खराब वाला व्यवस्था दिया, अपने लिए सब अच्छा वाला किया। मतलब पुलिस सुधार का रोना जो हम आज रो रहे हैं, ये सब इनके यहाँ 1829 से ही है। क्योंकि उन्हें हमें डराना था, रूल ऑफ लॉ के नाम पर पुलिस स्टेट स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने हमारे लिए सब खराब काम किया, अपने लिए सब अच्छा कर लिया। तो क्या क्या ऐसा खराब हुआ, उस बात को समझते हैं। देखिए, ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है, इसमें सबसे पहली चुनौती ये है कि इसमें दो अलग अलग प्रकृति के कार्यों को एक ही कर दिया गया। पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम काम की बातें लिख लेते हैं, है ना। दो अलग अलग प्रकृति का कार्य, लॉ एंड ऑर्डर या पेट्रोलिंग, थोड़ा और एकदम से स्पेसिफिक हो जाए। पेट्रोलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, ये दो अलग अलग तरह का काम है, इसमें एक ही बना दिया गया। पेट्रोलिंग प्लस अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों एक ही कर दिया गया। यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ अलग अलग है। पेट्रोलिंग अलग, इन्वेस्टिगेशन। साथ में कितने लोग हैं आईपीएस बनेंगे, आईपीएस बनना चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस हाथ उठाइए। कितने सारे लोग, ये सब पढ़े लिखे लोग होंगे, बड़े लोग होंगे आप, लेकिन आप जांच के अधिकारी नहीं हैं, है ना। दरोगा जी जो लिख देंगे आप नहीं बदल पाएंगे। आप उस पर रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक केस वही जाएगा जो दरोगा जी लिखेंगे, है ना। यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे यहाँ का एसएचओ होता है, इंस्पेक्टर, 4 स्टार, 3 स्टार, हेड कांस्टेबल, नीचे वाला। मतलब ऐसे पुलिस वाले जिनका हम हाइट देख के, चेस्ट देख के ज़्यादा भर्ती किए हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम भी लिए हैं,
लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब देखे हैं उनका, दिमाग थोड़ा कम देखे हैं। आपका दिमाग का टेस्ट हो रहा है, आप बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कभी भी जांच के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोलिंग अलग अलग है। इसका फायदा क्या है कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस आज की तारीख में दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटर है। आप सभी लोग जिन्होंने हाथ उठाए, आपसे इंटरव्यू में पूछे कि बताओ जी IPS फर्स्ट चॉइस दिए हो, आपका उद्देश्य क्या है, तो आप ये मत बताना कि सर मैं डंडे चलाऊंगा, पीटूंगा, ये करूंगा, है ना, दिखा दूंगा, देख लूंगा। पुलिस का उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टिगेशन, दूध का दूध और पानी का पानी कर। जिसका पुलिसिया माइंड है वो जांच का अधिकारी। इन्वेस्टिगेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुलिस, है ना। पुलिस इसीलिए हमने बनाया। तो जो गन वन देखते हो चलाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए होता है। इस ये रहेगा ना तो एस्टेब्लिशमेंट ठीक रहेगा, मन शांत रहेगा, आत्मा शांत रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। कभी भी बुरे स्थिति में नहीं माने तो चलाना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट नहीं चलाना है। पहले तो ऐसे ही वाटर कैनन चलाना है, पहले तो ऐसे ही भड़काना है, थोड़ा हटाना है कि चलो हट जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं माना तो वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस, हवा में फायर, है ना। कभी कभी AK-47 लेकर दौड़ जाना है भीड़ में, उस प्रभाव से भी भीड़ हट जाती है। पता नहीं मार ही देगा क्या। स्टार जो चमकता है उसका एक ऑरा होता है। और एकदम से नहीं माने तो पैर में, और एकदम उसके बाद भी भीड़ एकदम रेस्टिव क्राउड है ना, एकदम अब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लिया है, अब एकदम तोड़ ताड़ कर रहा है, लगता है गड़बड़ हो जाएगा, तब ना चाहते हुए फिर तब तो फिर प्रकृति भी ना बचा पाए, तब जाके वो किया जाता है, क्योंकि वो चलाने के लिए होता नहीं। बात समझ आया? तो इन्वेस्टिगेशन ये मुख्य चीज़ है। लेकिन जब आप पेट्रोल करने वाले को, यानी छोटे लेवल के पुलिस अधिकारी को जांच का अधिकारी बना देते हो, तो क्या होता है, आम जनता डरने लगती है। और अंग्रेजों को पुलिस राज्य स्थापित कराना था, डराना था हमें। हम लोगों को पुलिस से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग छोटे मोटे चीज़ों से भी डरते हैं। पुलिस आ जाती है, रात में आ जाती है, छोटी चीज़ों के लिए आ जाती है। जैसे कोई पेट्रोल करता हुआ रात में घूम रहा है, छोटा अधिकारी, हवलदार, है ना, ऐसे चौधरी, आओ 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 चल रहा है। अब आपने क्या है, कभी रेड लाइट जंप किया है, कुछ है जो माना है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कुछ है, आपके घर आ जाए तो आइए आइए आइए, रात का 2 बज रहा है, तो भैया तो आपके अंदर एक फियर है, भाई इतना बड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन रात के 2 बजे, अच्छा बात सुबह में उठेंगे लोग, चाय लेके, फलाना साहब के रात में पुलिस आई थी, है ना, इनके यहाँ पुलिस आई थी, अल्लाह हो जाएगी, है ना। अच्छा पुलिस आई भी थी तो ऐसा क्या हो गया, पुलिस आनी चाहिए, अरे आप IPS भी बनेंगे तो पुलिस आएगी। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन एक गवर्नेंस में क्या कहा जाता है उसको? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, औपचारिक रूप से सूचना लेना। कल को आपको अमेरिका घूमने जाना होगा, पासपोर्ट बनवाओगे तो कोई पुलिस वाला ही तो आएगा। पुलिस का आना हमारे देश में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा अनाचार, दुराचार, हर मामले में ये बड़ा व्याभिचार किया होगा तभी पुलिस आई, ये मान के चलते हैं, है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर कोई IPS बना, IAS बना तो भी पुलिस आई, है ना। कुछ अच्छा काम भी होगा तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इसी के लिए पुलिस होती है, मारने डांटने के लिए नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी पुलिस प्रताड़ित करती है तो हमको डर लगता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? जिसमें आर्थिक दंड होता है, ठीक है। जैसे कूलर में पानी चेंज नहीं किए, मच्छर था, MCD इंस्पेक्टर आया, जुर्माना कर दिया, आपने क्या है पैसे नहीं जमा किए टाइम पे, तो वारंट इशू हो जाएगा, वारंट, अरेस्ट वारंट। तो इसका मतलब नहीं कि आपको घसीटते हुए आपको एकदम रस्से में बांध करके ले जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ से एक व्यक्ति आएगा जो रसीद काटेगा, है ना, और एक फॉर्म भरवाएगा, तो गिरफ्तारी का एक फॉर्म होगा, आप भरोगे, नीचे साइन करोगे तो आप गिरफ्तार हो गए। अपने घर में ही आप क्या हुए, गिरफ्तार हो गए। फिर एक और फॉर्म भरा है, बेल, फिर उस फॉर्म को भरिएगा, उसको साइन करेगा तो क्या हो गया, आप फेल हो गए। वहीं पे ना आपको थाना जाना पड़ा, और फिर वो पर्ची काटेगा और आप उसमें लिखा होगा प्लीड गिल्टी, मतलब हम अपने गलती से माफ़ी मांगते हैं, भविष्य में हम कोई आतंकवादी नहीं तो मच्छरी पैदा किए थे, भविष्य में हम इसको भी पैदा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। लिखा होगा कि प्लीड गिल्टी। आप यस बोलते हैं कि ना बोलते हैं? ना बोलोगे तो मामला आगे बढ़े, तो आप बोलोगे यस सर गलती हो, है ना, वो आपको समझा देगा कि इसमें यस लिखिए, आपने गलती मान ली, तो आपको बेल हो गया। यहीं से काम खत्म हो गया, इस अपराध से आपको मुक्ति दे दी। यही हिरासत है और यही बेल है। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, कंपाउंडेबल ऑफेंस था, समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए इसी काम के लिए रात के 2 बजे पुलिस आ जाए आपके घर कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपने मच्छर पैदा किया था और ऐसा हुआ था, तो आप डरोगे कि नहीं डरोगे? अच्छा कूलर में पानी नहीं बदले थे इसके लिए भी, अच्छा ऐसी बात हो सकती है। इसको कहते हैं पुलिस का डर। तो आम आदमी, आम इंसान डरता है जिस देश में पेट्रोलिंग और अन्वेषण एक ही होता है, और हमारे देश में आज भी एक ही है। दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस जो है वो मैसिडोनिया की पुलिस है, जहाँ पे अलगाव कहीं पे भी होगा ना तो यही होगा। अभी आपको मैं लिखवाऊंगा जितने पुलिस सुधार के आयोग बनाए गए। जैसे पहला आयोग, फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन हेडेड बाय द धर्मवीरा 1978 से 82। दूसरा आयोग जो है जूलियो रिबेरो कमेटी 1998 की, 2000 की पद्मना भैया कमेटी, 2003 की VS मालीवत कमेटी, 2005 की सोली स्वराब्जी कमेटी, कमलनाथ कमेटी, हमने मॉडल पुलिस एक्ट बनाया 2006 में। ढेर सारा यूपी के ex DGP थे,
प्रकाश सिंह उनका एक PIL हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंट रिफॉर्म दिए। मैं उसको 6 पॉइंट बोलता हूँ, 2 ओवरलैपिंग है, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। 7 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए। वो 7 पॉइंट में भी कहीं पे भी देखोगे ना, सभी सुधार के आयोग में इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म, सभी जगह एक रिफॉर्म तो होगा ही, देयर शुड बी ए सेपरेशन बिटवीन पेट्रोलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ये पेट्रोलिंग और अन्वेषण में अलगाव करना चाहिए। भारत में अगर गांव के लोगों को चैन की नींद सुलानी है, चाहे शहर के लोगों को चैन की नींद सुलानी है अच्छे से, तो इसमें अलगाव कर दीजिए, सुधार के लिए बहुत जरूरी है। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ ये दोनों एक है। अब देखो, राज्य में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं होता है, और क्यों CBI की जरूरत है? क्योंकि निम्न स्तर का जो कम पढ़ा लिखा है वो जांच का अधिकारी है, इसी से जांच हो जाएगा, बताइए। तभी तो राज्य सरकार बुलाती है, और आप लोग कहते हो कि नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो कैसे होगा, कौन करेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये 1861 का पुलिस एक्ट कहता है कि 20% एक्सपेंडिचर जो है सिविल पुलिस में होगा, और 80% एक्सपेंडिचर विल बी द मिलिट्री पुलिस। तो आप जिन राज्यों के हैं वहां की मिलिट्री पुलिस बहुत अच्छी, जैसे बिहार आर्म्ड पुलिस, जैक झारखंड आर्म्ड पुलिस, यूपी में जो है आर्म्ड पुलिस उसको कहते हैं PAC, प्रोविंशियल आर्टिलरी कॉन्स्टिट्यूटेड, जबरदस्त है। राजस्थान आर्म्ड पुलिस, दिल्ली आर्म्ड पुलिस, ये मजबूत है। लेकिन जो सिविल पुलिस है ना, वो कैसी है? उसके पास 1942 का डर है। वो जब तक ऐसा ऐसा करके उस और तब तक 50-60 गोली सामने से आ जाए। उसके पास कम्युनिकेशन का गैजेट अच्छा नहीं, ठीक है, हेल्थ अच्छा नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है, पुलिस पीछा कर रहा है, एक चक्का निकल गया गाड़ी कैसे हो, कैसे करो? अच्छा, कभी ऐसा देखे हो जिस राज्य के हो आप कि जो जांच का लैब है उसका, पुलिस वाले जिस लैब का यूज करते हैं वो इतना हाई फाई हॉस्पिटल है कि आपकी आंखें थक नहीं रही हैं, और वो हॉस्पिटल इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी देखे हो? या जिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होता है तो बहुत अच्छा नहीं जगह है देखने का, लेकिन कभी देखे हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? मत देखना, कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पता लगाओगे तो उधर कभी चले जाओगे ना, तो उधर से आवाज़ें आएंगी बैकग्राउंड म्यूजिक से, 2 गज जमीन के नीचे 20 साल बाद, पूछो तो जाने टाइप का, इसमें से निकलो नहीं तो ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप का है ना। तो बड़ा कोई प्रोफेशनल पुलिसिंग हमारे पास नहीं है, फिंगर प्रिंटिंग के कोई संस्थान स्टेट पुलिस के पास नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग एकेडमी की बात कर लें, ट्रेनिंग एकेडमी बहुत अच्छी नहीं है ना। जैसे झारखंड में कितने लोग हैं? झारखंड की जो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है वो हजारीबाग में, आप लोग नाम सुने हजारीबाग? तो हजारीबाग में अब तो ठीक ठाक है, लेकिन हजारीबाग में जैसी एकेडमी है उससे ज़्यादा अच्छी एकेडमी नक्सलों के पास जंगल में है। उससे ज़्यादा अच्छे घोड़े, ज़्यादा अच्छा गन, बंदूक इत्यादि इत्यादि वो रखे हैं। यूपी का मुरादाबाद में होता है, यूपी के मेजॉरिटी क्राउड होंगे यहाँ पे, हालांकि यूपी में ठीक ठाक है एकेडमी। क्यों? वो सब तो पता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता था ना कि मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने गुजरात में ट्रेनिंग करवाया है, आरक्षी से लेकर DSP तक, या नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद भेज के पेमेंट करती थी कि भाई हमारे लोगों को ट्रेनिंग देती थी, पैसा नहीं, ये था। या ये यूपी की अकेडमी है ना मुरादाबाद, ये ठीक है। अब यूपी में 25-26 करोड़ जनसंख्या है, थोड़ा दबंग गई है, ये तो ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो मालूम डॉक्टर है मतलब पाकिस्तान की जो जनसंख्या है हमारा एक मुख्यमंत्री देख लेता है, तो यहाँ तो काम ही नहीं चलेगा, तो ये ठीक है। तो ऐसे मतलब अच्छी पावरफुल है ना, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एकेडमी नहीं है स्टेट के पास, तो बहुत प्रोफेशनल पुलिस नहीं है। और जो अच्छी है, जैसे बिहार की, झारखंड की जो पुलिस अच्छी है, या आप किसी भी स्टेट की लेंगे, जो आर्म्ड पुलिस है वो तो सुबह सुबह उठती है और खूब एक्सरसाइज करके, बाएं मोड़, तेज चल, धो निकाल, अच्छा अच्छा खाना खा के नाश्ता करके सो जाती है बैरक में। वो तो 80% पैसा खर्चा कर दिए, वो तो सो गई अपने यहाँ। वो तो हमेशा थोड़ी निकलेगी, वो तो तब निकलेगी जब कुछ मामला होगा, कोई हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, कुछ मामला हो जाए, इलेक्शन में कुछ हो, तो निकलेगी, ढूंढेगी। शुरू से अंग्रेजों के ज़माने से ये सब कब होता है? ये तो कॉलोनियल माइंडसेट है ना। ये तो अंग्रेज ही बनाते थे कि बस इनको खूब खिला पिला के एकदम रखो, और जहाँ कहीं भारत में कहीं आंदोलन हो, स्वतंत्रता शब्द कहीं बोला जाए, या कहीं तो मंगल पांडे, चुलबुल पांडे कहीं निकले, निकालो इनको, चलाओ गोली, बजर से ले जाओ, है ना। ये तो माइंडसेट पहले का है। विदेशों में ऐसा नहीं होता, ये ठीक उल्टा है ना। आप दुनिया के पुलिस एक्ट देखेंगे तो, अगर हॉलीवुड की फिल्में देखे होंगे तो जो शेरिफ होता है वो एक स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा, हेड होता है वहाँ पे, जैसे US में, UK में। उसके साथ जो पुलिस वाले होते हैं वो बड़े जबरदस्त फिट होते हैं, और जबरदस्त उनके पास कम्युनिकेशन के गैजेट्स, पावरफुल गन, वो सब रखते हैं। उनके मिलिट्री पुलिस इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने सिविल पुलिस स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि पहला अटैक कौन झेलेगा? सिविल पुलिस। आपकी महिलाओं पर, बच्चों पर, आम नागरिकों पर, सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले हो जाएंगे तब बुलाओगे, तो बड़ा दुर्दशा होगा ना, दिक्कत होगा ना इससे। जैसे हमारे यहाँ 26/11 की घटना हुई 2008 में, पानी वाले तरफ से आके लोगों ने हमारे होटल पर अटैक कर दिया। भारत सरकार ने पूछा भी, गृह मंत्रालय ने तो सेक्रेटेरिएट पढ़ा है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो होम मिनिस्टर ने पूछा कि मानेसर में हमारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बोले तो जल्दी भेज दें वहाँ पे, 30 मिनट में पहुँच जाएंगे ये।
अगर सिविलियन एयरक्राफ्ट से मुंबई जाएंगे तो 1 घंटे 40 मिनट का फ्लाइंग टाइम होगा, या 30 मिनट में चले जाएंगे, इनके पास बहुत पावरफुल हेलीकॉप्टर सब होते हैं इनके पास। तो उन्होंने कहा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, उसका नुकसान कितना झेले? स्टेट पुलिस से आपने सुपर इलीट कोई मतलब टेररिस्ट आउटफिट से लड़ाई करवा दिया। अब सोचिए कैसे होगा। अब आपने मान लीजिए पहना है बुलेट प्रूफ जैकेट, इस्तेमाल हुआ नहीं पहले, किसी जमाने का बुलेट प्रूफ जैकेट है, अपडेट हुआ नहीं, सामने से गोली फायर कर रहा है, फायर ओपन हुआ है AK-47 से, AK-74 से, और आपने प्राचीन काल का बुलेट प्रूफ पहना हुआ है, तो क्या फटाफट अंदर जा रहा है गोली। कई IPS को दी हमने, करकरे साहब थे, बहुत ही सुपर IPS ऑफिसर PCP, उसमें बहुत सारे लोगों का एक तरीके से हमने जान गंवा दिया। तो आपको कुछ अच्छा सामान रखना पड़ेगा ना, हथियार अच्छा होना चाहिए ना। बिना ये ऐसे ही हो कि बिना तैयारी का UPSC का एग्जाम देने चले गए और देखे तो अच्छा पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरा भी अच्छा ये भी समझ में नहीं आ रहा, तीसरा कोई क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, और हम पहुंच गए एग्जाम देने के लिए। ऐसा ही कहानी है स्टेट का, है ना। ये है राज्य की पुलिस। बताइए CBI हटा दें कि रखें? हटा दें। इसीलिए सेंट्रल लेवल पर एक आध एजेंसी का होना जरूरी है कि राज्य में कुछ मामला हो जाए तो जाके ठीक कर। इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि हम तब हटाएं, CBI जैसी संस्था को तब हटाना चाहिए जब राज्यों में सुधार कर, ठीक है, ठीक कर। तो इसके लिए सुधार के लिए बहुत सारे आयोग ने, जिसका नाम आपने सुना, फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सुधार करने के लिए, उन सबके रिकमेंडेशंस को लागू करें, तभी हो सकता है। लिख दीजिए जरा क्या क्या कमी है। पहला पॉइंट्स 1861 का पुलिस एक्ट, 1861 का भारतीय पुलिस अधिनियम, भारतीय पुलिस अधिनियम, पेट्रोलिंग और अन्वेषण, पेट्रोलिंग और अन्वेषण के बीच एकीकरण करता है, जिससे निम्न स्तरीय पुलिस अधिकारी जांच का कार्य करते हैं, जांच का कार्य करते हैं और जांच की गुणवत्ता कमजोर होती, खराब होती। दूसरा, राज्य पुलिस बल के पास अच्छे संचार के साधन, अच्छे संचार के साधन, कामा बेहतर गोला बारूद एवं प्रशिक्षण की अकादमी तथा अन्य अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता है। अन्य अवसंरचना बेहतर नहीं होता है, ठीक है। तीसरा, राज्यों में जांच के लैब फिंगरप्रिंटिंग के अच्छे संस्थान नहीं होते, फिंगरप्रिंटिंग के अच्छे संस्थान नहीं होते। पैराग्राफ छोड़कर, इस वजह से राज्यों में अपराधों की जांच के लिए चुनौतियां बनी रहती।
पैराग्राफ छोड़कर। यदि केंद्रीय एजेंसियों के प्रभाव से बचना है, केंद्रीय एजेंसियों के प्रभाव से बचना है तो पुलिस सुधार हेतु प्रथम राष्ट्रीय पुलिस सुधार आयोग, प्रथम राष्ट्रीय पुलिस सुधार आयोग ब्रैकेट में धर्मवीरा आयोग 1978 से 82, है ना। तो पहला है धर्मवीरा आयोग, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए जूलियो रिबेरो आयोग, ये 1978 से 82, जूलियो रिबेरो 98। इसके बाद पद्मना भैया आयोग 2000, है ना। वीएस मालीमत, आयोग 2003। और सोली सोराबजी आयोग 2005 के सुझावों के अनुरूप प्रयास करना होगा। इतना ही नहीं 1996 में यूपी के भूतपूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के द्वारा एक PIL दायर किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 7 सूत्रीय सुधार के कार्यक्रमों को निम्नांकित तरीके से प्रस्तुत किया है। 7 सूत्री सुधार के कार्यक्रमों को निम्नांकित तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसमें लगभग उपर्युक्त सभी आयोगों के विचारों का सार, विचारों का सार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रकाश सिंह केस है, थोड़ा फेमस है और इस पर सवाल आपको कभी भी मिल सकता है ना। CBI के से जोड़ करके रिफॉर्म पर कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम अभी उसको देखेंगे, है ना। और प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1996 का, है ना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 सूत्रीय, मैं इसको 6 सूत्रीय बोलता हूँ क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग है। जैसे DGP के लिए कहा गया कि 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, और मिडिल लेवल के जो ऑफिसर हैं, SP, है ना, DSP और इन द एबव, इनके लिए भी 2 साल का टेन्योर होता है। एक ही साथ कह देते कि DSP से लेकर DGP तक 2 साल का टेन्योर हो तो सभी हो जाता। तो जो भी है 7 सूत्रीय ही बोलिए आप औपचारिक रूप से, लेकिन समझिए कि 6 ही पॉइंट उसमें डोमिनेंट है। याद करते समय थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है इसको थोड़ा पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। पहला, पेट्रोलिंग एवं अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन में अलगाव होना चाहिए। यहाँ देखिए स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि इनके चौथे पॉइंट के रूप में यहाँ सेपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर,
लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने चलते हैं, इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म क्या है? पेट्रोल, है ना। पेट्रोल करने जब जाओगे तो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करोगे। जितने लोगों ने हाथ उठाया जो IPS बनेंगे, एम्बेसडर में जाएंगे तो कुत्ती तक काटने जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कुछ और करेंगे, और जिप्सी में जाएंगे तो लड़ने जाएंगे, AK-47 होगा पीछे, चारों चक्के में गियर है ना। वो अलग अप्रोच है, फाइटर मूड में होंगे, तो डिफरेंट है ना। दूसरा, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। कहीं पे AC चलाना है, हाथ उठा दीजिए, कहाँ चलाना है? उधर पीछे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होना चाहिए और इनका कार्यकाल 2 के लिए 2 साल का टेन्योर फिक्स होना चाहिए। 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मध्य स्तर के पुलिस अधिकारी मध्य स्तर के पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी, मतलब डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कार्यकाल भी 2 वर्ष के लिए होना चाहिए। थोड़े ओवरलैपिंग पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट आपने लिखे। नेक्स्ट, एक राज्य सुरक्षा आयोग होना चाहिए। एक राज्य सुरक्षा आयोग, देयर शुड बी ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। एक राज्य सुरक्षा आयोग होना चाहिए जो पुलिसिंग हेतु, ठीक है, पुलिसिंग एक शब्द है ना, हिंदी में भी लिखा करो, इंग्लिश में जैसे ऐसा लिखते हैं ना, पुलिसिंग, ये एक शब्द है, सिर्फ पॉलिसिंग मत लिख दें, है ना, पुलिसिंग, इसको ऐसा लिखा करो। सभी चीज का वोकैब सीखना चाहिए। पुलिसिंग मतलब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की कार्रवाई, गतिविधियां, ये। जैसे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन क्यों होना चाहिए, ये स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो बात करेंगे। देख, जो पुलिसिंग हम करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं। वी हैव नो पॉलिसी एट ऑल, वी हैव नो आइडिया बिहाइंड हाउ टू एडमिनिस्टर द पुलिसिंग इन द स्टेट। कैसे हमें क्यों करना चाहिए, क्या लॉजिक हो कोई काम करने का, कोई थॉट प्रोसेसिंग हमारे पास नहीं। जैसे आप लोग IPS बनोगे तो देखोगे ही, और अभी महसूस कर रहे होंगे कि सुबह में आरक्षी, मतलब जो पुलिस वाले होते हैं, एकदम नीचे जमा, जैसे दिल्ली है तो ऊपर से अगर हायरार्की शुरू करोगे तो कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, है ना, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP जो SP के बराबर होता है DGP सिस्टम में, है ना, और उसके बाद ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, मतलब इंस्पेक्टर होगा, 3 स्टार होगा, उसके बाद SI ASI, है ना, उसके बाद हेड कांस्टेबल विथ लाल फीता, बिना लाल फीता का हेड कांस्टेबल, उसके बाद फिर जवान विथ लाल फीता, और बिना लाल फीता का जवान। एकदम नीचे से दीपू लिखा होगा बस, दिल्ली पुलिस। तो ये दीपू जब पहुंचेगा सुबह में तो संतरी बोलते हैं जो ड्यूटी लगा रहा हो। हाँ जी, आप चले जाओ, आप ट्रैफिक में चले जाओ, नाम लिख लिया, आप उस वैन में चले जाओ, पेट्रोल ऐसे ड्यूटी लगा रहा है ना। जिसको ट्रैफिक में भेजा वो तो मुस्कुराते हुए गया, उसको अच्छा लग रहा है ना। हाँ सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक वाले को कह दोगे कि लॉ एंड ऑर्डर में चले जाओ, तो नाराज हो जाए कि सर रहने दो सर, ट्रैफिक में मैं तो अभी आया ही था। क्यों नाराज होगा? राम अल्लाह ईसा मसीह आते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी लगाओगे 11 घंटे की ड्यूटी करेगी। इधर ड्यूटी लगाओगे 8 घंटे तो 7 ही घंटे में नींद आ जाएगा, 6 ही घंटे। इधर वो राम अल्लाह ईसा मसीह नहीं मिलते हैं, तो यहाँ मिलते हैं। 3 पॉकेट भर गया है, 1 पॉकेट भरा नहीं है, तो हटेगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है। और अगर आप रिसर्च कर लेंगे, अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक में जो पुलिस वाले खड़े हैं उनसे पूछिए कि सर जो मोटर व्हीकल एक्ट है, वाहन अधिनियम 1988 का है, उसका उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है जरा बताइए प्लीज़। वो ये भी नहीं बता पाई, ठीक है। प्रियम्बल सर बता प्लीज़, उनको ये सब नहीं पता। उनको ये पता कि ऐसे करोगे तो इतने का पर्चा, इतना का पर्चा, इतना का पर्चा, जिग-जैग ड्राइविंग में इतने का पर्चा, रेड लाइट जंप में इतने का पर्चा काटते हैं, तो बिल पता है, वो नहीं पढ़े। तो कौन सा पुलिस वाला ट्रैफिक के लायक है, कौन सा पुलिस वाला VIP के सिक्योरिटी के लायक है। अब जो VIP है उसके पास किसी को भेज रहे हो, अब उसको थोड़ा बोलने आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोलने आए, थोड़ा मैनर डेलिकेसी हो बिहेवियर में, तो पता हो कि पता चला कि भाई कैमरे उमरे वहाँ पे रहेंगे, कैमरे के सामने ही खड़ा हो गए सुरक्षा के नाम, और सामने वाला हमेशा सेलिब्रिटी हो, फोटो खिंचवाना हो, है ना, इस लेवल पे लोग रहते हैं, अंत में बेचारा डांट ही खाएगा ना, अच्छा नहीं है। तो ये ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए भी अध्ययन करने की जरूरत है। आम नागरिक की सुरक्षा में कौन जाएगा, पेट्रोल वैन में कौन होगा, है ना,
महिलाओं की सुरक्षा में कौन होगा, विमेन सेल में कौन होगा, चाइल्ड सेल में कौन होगा, वीआईपी की सुरक्षा में कौन होगा, आपदा प्रबंधन में कौन होगा। अब सोचो आप दिल्ली में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं उसके पाइपलाइन मैनेजमेंट आइडिया है, भूगोल जानना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करो। फर्ज कर लीजिए इतनी बारिश हो, इतनी भयंकर के नेहरू घर डूब जाए, ना हो ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाए, यमुना का पानी ओवरफ्लो कर दे, और बड़ा लाजमी है कि ऐसा कभी हो जाए। इसमें मिस गवर्नेंस बहुत है। इसे होता क्या है कि यूजुअली आपका देखिए होता है ऐसा है कि यहाँ से रिवर ऐसे बह रही है, ये इसका है, तो यहाँ पे कैनाल का होता है जहाँ से पूरा गंदगी यहाँ से गिर रही है इसमें जमुना में। जब बारिश होती है तो ये पानी ऊपर उठता है और ये इसका लेवल ऊपर उठ के ये ब्लॉक हो गया, ये बंद हो गया। तो उसके बाद आपके अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हो तो सुगंध वापस आता होगा, है ना, कभी महसूस किए होंगे बारिश के दिनों में। जबकि क्या है रूल, क्या है कि जैसे ही इसका वाटर लेवल ऊपर बढ़े तो ये ब्लॉक बंद कर दिया जाता है। और फिर कैसे किया जाता है, जो नाले का गंदा पानी है पंप करके, पंप सेट लगा के ऊपर से इसमें गिराया जाता है जमुना, ये नियम है। लेकिन क्यों नहीं होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोचता है कि ये तो बताने की बात है, असिस्टेंट इंजीनियर कर लिया होगा। असिस्टेंट इंजीनियर सोचता है कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, है ना। तब तक सुगंध भारत के नागरिकों के पास, दिल्ली के नागरिकों के पास चला आता है, डेंगू काट कूट के, है ना, डॉक्टरों का पैसा बढ़ा चुके होते हैं, बच्चे पर अभी हुआ है कि नहीं एक आध बार। देखना ये सब मौसम यही सब है, ये सब जब शुरू हो तो अपना ले आके मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया करो, नहीं तो एक आध बार होगा। डरा नहीं रहा हूँ, बाहर से आए हो, हालांकि एक बार होना जरूरी है दिल्ली वाला, कि यहाँ वाला वायरस एक बार हो गया तो जिंदगी में नहीं हो। कोरोना छोड़ दो, वो एक एक्सेप्शनल है, वो हो गया तब तो फिर कुछ होगा ही नहीं, तो सबका ठीक हो जाएगा। यहाँ का फ्लू एक बार जरूरी, एक बार उससे निपट लिए तो बस किसी दुनिया के देश में घूमने जाओगे ना तो भी बहुत कष्ट नहीं। अब वहाँ सिंगापुर का फ्लू हो गया, खूब पानी ही पी लोगे ना, 4.5 घंटे का फ्लाइंग टाइम है, इंडिया लैंड करने तक कोई दिक्कत नहीं, जिंदा ही रहो, चले आओ। इसीलिए दिल्ली में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बचना जरूरी है, आपका काम है। ये सब बड़ा खराब टाइम होता है, ये जमुना का मैनेजमेंट इतना ही खराब, ये भी मिस गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में खराबी है, इसीलिए हमारे यहाँ ये सब हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअल प्रैक्टिस है ऐसा एक तरह का कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अवेयरनेस रखें, बनाएं। तो अगर मान लीजिए आपदा आज भयंकर तरीके से पानी इसी तरह के जो नाला से जाता है उसमें से वापस आ जाए बहुत ज़्यादा, तो पूरे जगह पे पानी हो जाए। अब मैनेजमेंट के लिए जैसे होटल है तो सीवेज पाइपलाइन कहाँ कहाँ से गुजरी है उसका मैपिंग होना चाहिए। जो ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, जिसको रिमोट सेंसिंग नहीं पढ़ाया गया है, जिसको जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं पढ़ाया गया, उसको नहीं पता है, उसको अगर इक्विपमेंट्स दे भी दोगे कि इसको लेके जाओ और पता कर लो, तो उल्टा उल्टा घुमा के अपना देखेगा पानी में कूद जाएगा नाला में, वही मर जाएगा। पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। पुलिस को लगाने से क्या होगा, जैसे हम लोग कैसे कहते हैं, आप देखिए मीडिया में सुने होंगे, यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, सेना को लगा दिया गया है। इस सेना क्या कर लेगी साहब आके, वो कोई पुराने जमाने का भीष्म पितामह है कि एक मारेंगे तीर बस वो नदी बंद, ऐसा थोड़ी है। भूगोल का पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, अर्बनाइजेशन की मैपिंग, है ना, कैसे कैसे सीवेज पाइपलाइन गया है, वाटर पाइपलाइन कैसे है, इसकी समझ होनी चाहिए। वो यहाँ पे आपदा प्रबंधन कर सकता है। ठीक है, वो सब है नहीं हमारे यहाँ। इसमें कौन पुलिस वाला जाएगा, जो पढ़ा लिखा है, जिसको थोड़ा भूगोल का नॉलेज है, उसको ट्रेनिंग देके भेजें। तो इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसको क्या कहेंगे, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। लिख दीजिए, एक राज्य सुरक्षा आयोग होना चाहिए। उसी में क्या लिखे हैं, जिससे पुलिसिंग हेतु नीति निर्माण, पुलिसिंग हेतु नीति निर्माण करने के लिए नीति निर्माण करने के लिए अधिक सुविधाजनक तरीके से प्रयास हो सके। अब कहां एसी बंद कहां कराना है, प्रयास हो सके, है ना। नेक्स्ट, ये कितने पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, पुलिस वालों के विरुद्ध शिकायतें करने हेतु पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। है ना, जैसे यूजुअली जो आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके विरुद्ध आप शिकायतें नहीं कर सकते हैं। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 137, 197 ये मना करता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी हो जिसमें पुलिस वालों के विरुद्ध शिकायतें की जा सके, तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की भी बात की गई। अब पुलिस वालों की सिर्फ शिकायतें नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी मेहनत करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी में आप देखेंगे कई बार 24 घंटे पुलिस काम करती है, उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनका कोई नहीं सुनता, पैसा समाव कम मिलता है। जैसे जो ट्रैफिक में है, दिन भर बाहर खड़ा है, उस लिहाज से पैसा नहीं मिलता है, वो जितना उनका टेंशन वाला जॉब है, हमेशा मार धाड़ ये वो वाला जो तनाव वाला जो काम है, उतना पैसा उतना इज्जत नहीं मिलता। डर के लोग इज्जत देते, डर के, और एक जो है वैसे, दोनों में फर्क है। सेना को थोड़ा इज्जत मिलता है, लेकिन हमारे देश में वो कल्चर नहीं है कि जहाँ पुलिस वाले दिखें या सेना के लोग दिखें हम थोड़ा खड़े हो जाएं, थोड़ा क्लैपिंग कर दें, उनका कुछ है उनके लिए कुछ करें ऐसा, इससे उनको थोड़ा अच्छा लगे, चलो भाई इतने रिस्क लेते हैं तो हमें जनता इतना प्यार करती है। ये भी है नहीं, अब पैसे देते हो नहीं, इतना उल्टा इतना आलोचना करते रहते हो, क्या क्या शब्द लोग बोलते हैं, तो व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, स्थापना मंडल, जो उनके भर्ती, पदोन्नति, वेतन, सेवा की शर्तों के लिए काम करे। फिर कीजिए एक पुलिस स्थापना मंडल, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, स्थापना मंडल होना चाहिए, जो पुलिस वालों के कार्मिक मामलों यथा भर्ती, पदोन्नति, इत्यादि से संबंधित, भर्ती, पदोन्नति, वेतन इत्यादि से संबंधित, एक वेतन शब्द भी लिख दीजिए, तब इत्यादि लिखिए, वेतन इत्यादि से संबंधित भूमिकाओं का संपादन करें। नेक्स्ट, किसी दूसरे काडर के, 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, किसी दूसरे काडर के आईपीएस अधिकारी को, किसी दूसरे काडर के आईपीएस अधिकारी को किसी अन्य काडर में पुलिस प्रमुख नहीं बनाना चाहिए। ऐसा अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के स्तर पर भी नहीं होना चाहिए, और उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए स्थायी होना चाहिए। अधिकारी को, किसी दूसरे काडर के आईपीएस अधिकारी को किसी अन्य काडर में पुलिस प्रमुख नहीं बनाना चाहिए। ऐसा अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के स्तर पर भी नहीं होना चाहिए, और उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए स्थायी होना चाहिए। ठीक है। देखिए, ये कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के कहने पर, है ना, एक पैनल बनाया जाए जिससे चीफ जो हैं वो तय किए जाएं, और सीपीओ के भी, मतलब सेंट्रल पुलिस जो है अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ हो गया या बीएसएफ हो गया, उनको बनाए जाएं, और 2 साल कम से कम टेन्योर हो। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरह की बातें, ये 7 पॉइंट, जिसमें एक्चुअल में 6 ही पॉइंट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिफॉर्म करने के लिए। या तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कर दें, तब सीबीआई जैसी संस्थाएं ना रहें तो हमारा काम चल जाएगा, तो लगभग काम हो जाएगा, अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिल जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो सीबीआई को समाप्त करना बहुत लॉजिकल दिखता नहीं है, और वैसे भी डायरेक्ट हस्तक्षेप वो करते नहीं।
नीचे पैराग्राफ छोड़ते हैं। उपर्युक्त तरीके से राज्य पुलिस के स्तर पर सुधार के अलावा सीबीआई की स्वायत्तता ऑटोनॉमी के लिए निम्नांकित सुधार के प्रयास किए गए है ना। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह केस में डीजीपी के लिए 2 वर्ष की कार्यकाल की स्थिरता को सीबीआई डायरेक्टर पर भी लागू कर दिया। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, नेता लोग क्या करते हैं, कोई अधिकारी आया, अच्छा काम करना शुरू किया, गड़बड़ थोड़ा सा लगा कि है तो हटा दो, 2 साल हट ही नहीं पाए, अब ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने के रोस्टर आधारित पदस्थापन की पद्धति को सीबीआई डायरेक्टर के पद के लिए, सीबीआई निदेशक के पद के लिए समाप्त कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में विनीत नारायण की याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में विनीत नारायण की याचिका में इस बात को बलपूर्वक दोहराया है कि किसी भी हाल में सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष से कम नहीं होगा। ऐसा ही 2003 के केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून में, सीबीसी एक्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून में भी शामिल कर दिया गया। है ना। नेक्स्ट, 2001 में सी दिनाकर बनाम भारत के संघ की याचिका पर, दिनाकर बनाम भारत के संघ, 2001 में सी दिनाकर बनाम भारत के संघ की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के 4 बैच में से ही की जाएगी। उससे कनिष्ठ बैच से भर्तियां नहीं होंगी। उससे कनिष्ठ मतलब जूनियर, उससे कनिष्ठ बैच से भर्तियां नहीं होंगी। ठीक है,
जैसे कई बार होता है ना कि चलो जूनियर बैच का कोई सरकार पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, उसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जो रूल मेकिंग पावर है आपके पास, आप दुरुपयोग ना करें। तो 2 साल के लिए ही होगा, 6 महीने के लिए नहीं बना पाओगे। सीनियर मोस्ट 4 बैच रिजर्वेशन से, पदमुक्ति से, मतलब आखिरी रिटायरमेंट हो रहा है तो 4 बैच लास्ट का, ठीक है, तो अंतिम 4 बैच में से ही उठा पाओगे, और कोई और कहीं का नहीं हो गया। और अंत में तो एक खास चीज कर लिया गया। नेक्स्ट 2014 में लोकपाल कानून, 2014 में तो जब लोकपाल के ना जूनियर बना दिया गया ना, सीबीआई लोकपाल की जांच पुलिस है, तो पढ़ाएंगे लोकपाल कानून, पढ़ेंगे लोकपाल भी कभी। 2014 में लोकपाल कानून के तहत सीबीआई के निदेशक के लिए एक समिति का प्रावधान किया गया है। एक समिति का प्रावधान किया गया है ना, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके निम्नांकित 2 सदस्य होते हैं। नंबर 1, निम्नांकित 2 सदस्य होते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, या विपक्ष में बैठने वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता, विपक्ष में बैठने वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता, ठीक है। देखिए क्या होता है, 1977 का कानून है, विपक्ष का नेता कौन, तो कानून ये कहता है कि सत्ता पक्ष से विपक्ष में बैठने वाला लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन, उसका जो लीडर है वो क्या होगा, विपक्ष का नेता। लेकिन चूंकि फ्रांस के एक दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, वो हम लोगों ने अपना लिया। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको अपने अपने जोन में ऑटोनॉमी है। तो विधायिका ने अपने ऑटोनॉमी के तहत एक प्रक्रियाएं बना ली और कालक्रम में 10% का एक डेवलप कर लिया कि 10% उस हाउस का होगा, उसके नेता को हम लोग विपक्ष का नेता बनाएंगे। तो कई बार ऐसा हो ही नहीं पाता, जैसा अभी भी नहीं है। तो उस केस में कानून क्या कहता है कि इसमें क्या है कि अगर विपक्ष का नेता है तो ठीक है, नहीं तो जो विपक्ष में बैठने वाली लार्जेस्ट पार्टी है उसके नेता को लेके चलेगी। तो पहले भारत के विपक्ष के नेता है राम सुभग सिंह, है ना, और लंदन में यानी ब्रिटेन में जो पहले विपक्ष के नेता थे वो सर जॉन हॉबहाउस थे 1937 में, और हमारे यहाँ 1967 में एग्जैक्टली ये तय किए गए, ठीक है। और मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट जो पारित किया गया है ना ब्रिटेन में, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट के तहत ब्रिटेन में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में सबसे पहले विपक्ष के नेता को डिफाइन किया। हमारे यहाँ 1977 से आगे चल के कानून बना, यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार आई तब जाके थोड़ा सा ऐसा हुआ, ठीक है। एक मेंबर हो गया। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 1 नॉमिनेटेड जस्टिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई अन्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्देशित हो, ठीक है। जैसे कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिजी हैं, तो अपने लिए इजी होने के लिए वो किसी को कह देंगे तुम चले जाओ हमारे बिहार, है ना। ईदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 1 नॉमिनेटेड जस्टिस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। ये 3 लोग मिलकर काम करेंगे, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। नीचे लिख दीजिए पैराग्राफ 16, उपर्युक्त समिति के द्वारा बहुमत से फैसले होने, उपर्युक्त समिति के द्वारा बहुमत से फैसले होने, है ना, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को शक हो ये भेदभाव करती है, तो गांव घर में कहावत है, कहावत क्या है, कीड़े पड़ेंगे टाइप का, है ना, लगता है ऐसा। अब बताइए कि जिसकी मतलब यही सब डाउट होता है ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर अपना मन का कर लेंगे। सोचिए वेदर यू आर ए चेयरपर्सन, अगर आपके विरोधी हो जाए 2 मेंबर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप कुछ नहीं कर पाओगे पीएम रहते हुए भी। वही नियुक्त होगा जो ये दोनों चाहेंगे, बहुमत से फैसले होंगे। इसके बाद भी 2 साल के लिए वो रहेंगे ही रहेंगे, हटा भी नहीं पाओगे। इस बात के बावजूद भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी आप ही हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आईपीएस ऑफिसर ही है ना, उसके भी यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन 2 साल के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे सेक्शन 6 है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और कुछ भी एक्शन करोगे, कुछ भी करोगे, जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, बताना होगा एज पर द लॉ। कैसे हस्तक्षेप कर सकते, अब नहीं बोलोगे ना ऐसा, मन शांत हुआ।
तो अब लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए रहने दो, जो पढ़े नहीं हैं, दिमाग से उतार दो इस बात का। दुनिया की इलीट एजेंसियों में से है जो जबरदस्त तरीके का इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत पढ़ी लिखी संस्था है, ढंग से काम करती है। आरोप तो इसमें बहुत लगते रहते हैं, सुधारने के लिए सब उपाय भी हुए। और आप लोग तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने कहा था, जैसे जज ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो जज ने देखो सुधारने के लिए कह दिया, आपने कहा था ना, जज ने कहा था सुधारने के लिए इतना जजमेंट, अब ठीक हो गए, बस यही बात। तो इसीलिए ये चल रही है, वरना संस्था बंद हो जाती ना। सवाल लिखिए, प्रश्न लिखिए। सीबीआई पर अक्सर यह आरोप लगते हैं, सीबीआई पर अक्सर यह आरोप लगते हैं कि आरोप लगते हैं कि यह राज्यों के विषय पर हस्तक्षेप करती है, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है, एक राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यदि आप ऐसा मानते हैं, यदि आप ऐसा मानते हैं, तो क्या आपके विचार में सीबीआई जैसी संस्था को भंग कर दिया जाना चाहिए? है ना? तर्क वितर्क करें, तर्क वितर्क करें, छपा रहेगा कभी। और जो हालात है बाहर करंट के, ये सब मामला बंद होने वाला नहीं है। अभी आज ही कल में, हमें लगता है कल या आज मेरे ख्याल में, अभी कोई बिहार के पॉलिटिशियन है, उनको भी समन किया गया था, तो इसी मामले में सीबीआई के तरफ से तो गया। हमेशा चर्चा में ही रहती है, तो मतलब ये भी ऐसा ही तो नहीं हुआ होगा, तो कोर्ट के पास भाई कोर्ट ऑफ लॉ होगा ना, ऐसे ही तो नहीं होगा कि हाँ जरा आज इनको बुला देते हैं, कल उनको बुलाएंगे और उसको वहां से बुला देते, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाएगा, क्या बोलोगे भाई, बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक शब्द में जवाब नहीं देना, लिखो 250 शब्द, तर्क वितर्क करके पूरी बात समझा के, मन आत्मा शांत करके अच्छे से बता, तर्क से बात करना। हाँ जी, ठीक है। नहीं, अब उसको फिर से रिस्टोर कर लिया। जब से लोकपाल का एक्ट जो है एक्टिवेट हुआ, तब से स्टेटस यही है। अभी अपॉइंटमेंट इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बीच में गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्डर से करते हैं, लेकिन लोकपाल के कानून के बाद अभी हमने स्टेटस यही मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। अभी भी जो अपॉइंटमेंट है, करंट जो सीबीआई डायरेक्टर है, इसी बेसिस पे हुआ है। इससे पहले एक विवाद भी आप सुने होंगे, है ना। इस डायरेक्टर से पहले एक डायरेक्टर के पास एक डायरेक्टर थे और एक उनके जूनियर थे, उनके बीच में कुछ विवाद भी हुए थे। उसके बाद से सरकार ने अपॉइंट किया था, उस समय की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब फिर से रिस्टोर यही होगी, ठीक है। अस्थाना साहब के टाइम की बात आप कर रहे हैं, नहीं, अभी फिर से रिस्टोर किया। एक्सटेंशन इज डिफरेंट थिंग ना, एक्सटेंशन तो कर ही सकते, नहीं डाइल्यूट अब लो, सरकार हटा दोगे, कार्यपालिका संसदीय प्रणाली कोई बात नहीं, लेकिन जब भी अपॉइंटमेंट होगा तो भी एक्सटेंशन होगा, तो 2 साल के लिए हो रहेगा, इतना थोड़ी चिंता किया जाता है। अब हर समय अगर सत्य ही है तो एक काम करो कि सरकार गिरा दो, है ना, प्रधानमंत्री न बना, उसका ये उपाय है ना। ये बात आप नहीं कर सकते, और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। अपॉइंटमेंट रिमूवल कैबिनेट का अधिकार होता है, कोर्ट में भी जाओगे ना तो वो यही बोलेंगे, और उनके जो राइट्स हैं कार्यपालिका अपने क्षेत्र में वो अलग है, वो कर सकती है। कैसे महत्वहीन हो, कैसे महत्वहीन? एक बार अपॉइंटमेंट हुए, एक्सटेंशन इज समथिंग डिफरेंट। कोई मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम कर रहा है, कार्यपालिका को लगता है तो एक्सटेंशन ले सकती है, तब तो ऐसे नहीं, तो वो कभी होगा। मान लीजिए कि कभी ऐसा विरोध होता है, कोई ऐसा व्यक्ति कर देता है, फिर तो कोई रूलिंग होगा। धीरे धीरे देखो क्या होता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक 3 पिलर है, चेक्स एंड बैलेंस होता रहता है ना। कल को इसमें भी दिक्कत होगा तो कल एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बना देगी, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए एक्सटेंशन तो हमेशा 2 बार दे, 3 बार दे, एग्जीक्यूटिव करेगी। इसलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म ना करिए। कई बार जुडिशरी खुद अपनी आलोचना करती है कि ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्षेत्राधिकार में देखिए। ज़्यादा दिक्कत होगा ना तो जनता कान पकड़ के उतार देगी, अगले बार वो उन पर छोड़ देगी, कुछ तो उनके अदालतों में रहेंगे। इसलिए ये ऐसा नहीं। विष्णु भागवत के मामले में भी ये बात कही थी कोर्ट,
है ना। जैसे विष्णु भागवत को भेजा गया था, विष्णु भागवत जब एडमिरल थे तो किसी को वाइस एडमिरल के रूप में अपॉइंटमेंट करने के लिए कहा गया, वो ज्वाइन ही नहीं करा रहे। उस समय होम मिनिस्टर थे अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उनका डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुआ और फिर वो गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसका है, किसका है अधिकार, कार्यपालिका का, उनका ये विवेकाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार, प्रिरोगेटिव पावर, इसलिए कोई चिंता का विषय उसका चलता रहता है। हाँ, सकारात्मक की तरफ जाता है, जैसे उन्होंने कहा तो ये सकारात्मक ही है। जैसे कल परसों नरसों और कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है ऐसा, या कोई विवादित चीज में ऐसा एक्सटेंशन दिया हुआ सीबीआई डायरेक्टर आ जाता है, तो ये मामला कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। वो फिर कोई डिसीजन दे देगा, जब तक वो नहीं जाता है तब तक के लिए ठीक ठीक है। क्वेश्चन लिखे दूसरा और, क्या कारण है कि, क्या कारण है कि राज्यों के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर एक चीज और आप लोग को बता देते हैं, सिविल सेवा में जाने का मन हो तो थोड़ा कार्यपालिका के प्रति क्या होना चाहिए। मान लो कि हमको बनना आईएएस से चल चलन चपरासी का है हमारा, क्या होगा बोलो, है बनना सरकार का प्रतिनिधि है, सरकार का भाग है, और दिलो दिमाग में जो है सरकार का विरोध विद्रोह छाया हुआ है कैसे, कहीं ना कहीं लेखन में, है ना, चर्चा में, इंटरव्यू में होगा, है ना। तब तक जब तक, देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक अलग चीज होती है, आप वोट मत दीजिए ना पॉलिटिकल पार्टी को जो पावर में हो, आपकी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको रखिए, लेकिन अगर इस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, साधारण सा सलाह है, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो दोस्त होते हैं ना वो थोड़े से इस मामले में टफ होते हैं, मतलब एकदम प्राण जाए पर वचन न जाए टाइप का एकदम करने का क्या जरूरत है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा बैलेंस कर लें, वचन भी बदल ले, थोड़ा सा संतुलित हो जाए, थोड़ा सा ट्विस्टेड कर लें। इंग्लिश मीडियम में बच्चे इतना पढ़ते भी नहीं, इतने कमिटेड भी नहीं होते, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो काम कर ले जाए, है ना, तो उनको उनके लिए गेट खोल दिया जाता है, पासिंग गेट है, हाँ जी चलो। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे सिविल सर्विसेज में जाने के बाद बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी आप देखोगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, वो है कि सिटीजन चार्टर में आएगा प्राइम मिनिस्टरियल अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कुछ केस स्टडी है। अब देखोगे ज्यादातर जो अवार्ड है वो हिंदी मीडियम के बच्चों को मिला, लेकिन वो जाते ही बहुत कम है ना, मतलब वो अपना कुछ ऐसा बना ही लेंगे कि बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेट खुलते खुलते कुछ ऐसा लोग कर देंगे कि अच्छा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में जाना, ठीक है। तो ये ना हो, ऐसा होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा हो लिखने में, बोलने में, कि मतलब सारे गेट खुल गए, कृष्ण का जन्म हुआ तो सब खुल गए, ऐसे ही एग्जाम में तो सारे गेट खुलते चले गए, कुछ ऐसा हो। एक कॉन्सेप्ट है, साधारण सा विचार है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसका भी, कि हम जिस प्रोफेशन में रहें उसके प्रति। मान लीजिए कोई राजनीति में रहे, कांग्रेस पार्टी में हो थोड़ी देर के लिए, और कहीं कि नहीं हम 10 जनपद के प्रति विद्रोह कर दें, भारतीय जनता पार्टी में रहे, कहीं कि इनके जो इनसे जुड़े हुई कुछ है ना एनजीओज हैं, हम इनको जानते ही नहीं है, कितने देर उस व्यवसाय में उस जगह पे कोई रहेगा, है ना। तो हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए कि लोग हमें पहचान लें हर जगह, ठीक है। चलो भाई आगे लिखो, क्या आप ऐसा मानते हैं कि, अच्छा एनआईए के बारे में क्या कारण है कि राज्यों के स्तर पर पुलिस प्रशासन में चुनौतियां देखने को मिलती हैं, चुनौतियां देखने को मिलती हैं। चुनौतियां देखने को मिलती हैं पुलिस में कमियों की वजह से ही केंद्रीय एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसमें सुधार के लिए राज्य पुलिस के स्तर पर सुधार जरूरी है?
राज्य पुलिस के स्तर पर क्या लिखे लास्ट वर्ड, सुधार करना जरूरी है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के 7 सूत्रीय सुधार योजना का वर्णन करें। 250 शब्द। ठीक है, सुधार योजना का वर्णन करें। करेक्ट। तो ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। और दोनों के कंटेंट, आपके क्वेश्चंस, आपके पास बेहतरीन कंटेंट है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है इस एजेंसी के बारे में। अब एक साथ व्यवस्थित तरीके से तथ्य एवं आंकड़ों के साथ आपके पास ज्ञान है, अच्छे से रिवाइज करना है, उसको यूज कर लें। अब ये तो राज्यों में विरोध नहीं करती है तो आपको इतना दिक्कत था। अब एक संस्था जो डायरेक्ट हमला करे, बिना पूछे जाती है ना, शो मोटो इन्वेस्टिगेशन करती, क्या नाम है? NIA। इस पे तो आपके सवाल बहुत होंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कहावत है कि सरकार का लोग विरोध तभी तक करते हैं जब वो खुद सरकार के भागीदार नहीं होते। आप लोग जिस दिन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे, आपको ये सारे लॉजिक, ये सारी बातें जो गवर्नेंस से पढ़ रहे हैं, आप मतलब सुनना नहीं चाहेंगे। आप बस छोड़ो यार, थोड़ा चिल करो, मस्ती में रहो, है ना। आप ऐसे हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा पहले से मुस्कुराने लगे ना तो जल्दी भर्ती थोड़ा हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा वैसा वाला बने जिसको लोग पसंद करते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जैसे सरकार की नीति, सरकार की बातें। हाँ, इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जैसे भ्रष्टाचार का चैप्टर आए तो आप कहें कि हाँ सरकार में भ्रष्टाचार बहुत अच्छा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन हल्का हल्का भ्रष्टाचार आवश्यक है। अब ये भी नहीं, वो फिर वो क्या हो गया, अंधभक्ति हुआ, वो ये बात नहीं हो रही। लेकिन जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, जो तर्क है काम करने का, उसके अकॉर्डिंग ये बातें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, उस पर क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए कि इस पर कोई गलत कर रही है या सही कर रही है। आप भी जब जाएंगे तो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि आप उसी के कंट्रोल में काम करने वाले। यही सिस्टम हम लोगों ने अपनाया है। अब ये एक संस्था है सब, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सबसे पहले इसके बारे में, इसका नाम वाम क्लियर नहीं था पहले, इस तरह की एक संस्था होनी चाहिए। ये फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन हेडेड बाय धर्मवीरा 1978 से 82 में उन्होंने कल्पना किया और सुझाव दिया। एक अमेरिकी FBI की भांति इंडिया में भी इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शनल बाउंड्री रखने वाली एक संस्था होनी चाहिए। अब आप लोग तो यूनियन टाइप के फेडरल सिस्टम के नागरिक हैं जिसमें केंद्र को इतनी शक्तियां हैं, तो आपको इतनी चिंता थी कि ये एजेंसी क्यों है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 200 साल से डेमोक्रेसी चल रही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना के रखा है, 93 मीटर का उसके पास है ना। 1976 से संविधान बनाना शुरू किया, 1989 से संविधान उसका लागू है ना, सॉरी 1789 से संविधान लागू है उसका, है ना। वो जो है फेडरल है 100%, जिसमें संघ और राज्य दोनों के पास अच्छे तरीके से बराबर बराबर अधिकार हैं। संविधान में संशोधन राज्यों से भी होता है ना। रिजिजुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास भी हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है ना। कन्फेडरेशन में कुछ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यूनियन टाइप के फेडरल सिस्टम में ये नहीं होता। ऐसे देश में एक एजेंसी है जो केंद्र की एजेंसी है, जिसका नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और शो मोटो इन्वेस्टिगेशन राज्यों में करती है। राज्यों में अपने मन से सीधा जाती है, जांच करती है, पकड़ के लाती है, उठा के लाती है, कोई विरोध नहीं करता। उसने ऐसा कल्चर डेवलप किया हो, लोगों ने ऐसी मान्यता दिया हुआ है कि हाँ ये काम के लिए ये ठीक करते हैं। क्यों? लोग अंडरस्टैंड करते हैं गवर्नेंस को, थोड़ा एजुकेटेड कंट्री है, थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट है, नागरिकों की भागीदारी का शासन व्यवस्था में थोड़ी अच्छी है, तो उनको भी नॉलेज है इस बात का। भारत जैसे देश में क्या है, उतनी भागीदारिता नहीं है, लोग जानते नहीं है गवर्नेंस कैसे हो रहा है, तो कुछ से कुछ समझ रहे होते हैं, कुछ से कुछ बात करते हैं, ये फर्क है दोनों। तो हमारे देश में ये बात कही गई कि अंतर्राज्यीय है ना सत्ता रखने वाली, अधिकार रखने वाली एक एजेंसी होनी चाहिए। और CBI नहीं, CBI ऑलरेडी थी, 1963 से CBI थी ही हमारे पास। और धर्मवीर आयोग कब है? 78 से 82, और तब भी कह रहा है कि एक एजेंसी बनाओ, यानी वो ऐसा एजेंसी जो शो मोटो इन्वेस्टिगेशन करेगा। CBI तो नहीं करती, आप पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद फिर इसकी पैरोकारी जो कि वो 2000 की पद्मना भैया कमेटी ने की, काफी बड़े स्तर पर, हमने कुछ भी नहीं किया। तो 2005 में एक समिति बनी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाय वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली आयोग ने 8वें प्रतिवेदन, 15 रिपोर्ट उन्होंने दिए हैं। 8वें रिपोर्ट जो कि 2008 में पब्लिश होता है, और उस रिपोर्ट का टाइटल है कॉम्बैटिंग टेररिज्म, आतंकवाद के विरुद्ध विद्रोह। और उसमें ये नामकरण किया गया, ये नाम जो है NIA किसने दिया? सेकंड ARC ने। आजकल ऐसी चीजें PTVT में भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है।
तो उन्होंने कहा कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से अगर लड़ने का मन है तो जरूरी है ये, क्योंकि हमारे ब्लास्ट ब्लास्ट होते रहते थे, यूजुअल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। और ऐसा हुआ कि 2008 में 26 तरह की घटना भी हो गई, ठीक है। और पानी वाले रास्ते आकर के हमारे होटल पर, रेलवे स्टेशन पर, धार्मिक स्थलों पर, स्टॉक मार्केट में, यानी विकासवाद पर अटैक हुआ, ठीक है। तो अब ऐसा लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। भारत में चूंकि कांडों का देश है, जब तक कांड कुछ हो ना जाए हम लोग जल्दी से कुछ जगते नहीं है कुछ करने के लिए। तो उस समय फिर आनंद फानंद में और दिसंबर का महीना संसदीय गलियारों में कुछ ना कुछ बड़ा काम करता है। अधिकतम पावरफुल एजेंसी, संगठन जो भी आप पढ़ेंगे दिसंबर में बना है। तो दिसंबर 2008 में हमने जल्दी में एक कानून बनाया, और वही जो सेकेंड ARC ने कहा था उसको हमने कर लिया। 1 जनवरी 2009 से हमने लागू कर लिया उसे, जिसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये बनी थी तो कोई कार्यालय इसके लिए, ऑफिस ये सब तो था नहीं। हम पढ़ चुके हैं किससे रिलेटेड है, अटैच्ड ऑफिस किसकी है, ये कौन से मंत्रालय की है, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय में कहा कि भाई जगह दो इनको बैठने के लिए, टेबल पर लगाओ, कुछ करो, जगह बनाओ। तो कुछ साल तो काम ऐसे चले। आज इनका बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुपर सेक्रेटेरिएट इनके पास है, बहुत ही अच्छा सा कार्यालय है, और ये एक अच्छी एजेंसी के रूप में ये है। क्या करती है, इसके इश्यूज क्या हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लिखिए थोड़ा NIA ऊपर पृष्ठभूमि लिख दीजिए, बैकग्राउंड। प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग, प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग ब्रैकेट में धर्मवीरा, धर्मवीरा आयोग 77 से 82 के द्वारा 1978 सॉरी 78 से 82 के द्वारा सबसे पहली बार अमेरिकी FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर भारत में भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतरराज्यीय क्षेत्राधिकार वह शक्तियां रखती हो, और स्वयं के आधार पर राज्यों में हस्तक्षेप करती है। है ना? तो सोचिए, पुलिस कमीशन ऐसा बात कह रहा है कि एक एजेंसी बनाओ, ऐसा कुछ तो बात होगी, यही कोई बेवफा नहीं होता है, हैं? और क्या बात रही होगी, आप पढ़ चुके हो पुलिस की खराबी क्या है स्टेट में, इसी में लिखते जाइए पैराग्राफ छोड़ के। 2000 का पद्मना भैया आयोग, 2000 का पद्मना भैया आयोग ने इसे अधिक पद्मना भैया आयोग ने इस पर अधिक बल दिया है। टू 2005 में गठित 2005 में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ब्रैकेट में वीरप्पा मोइली आयोग ने अपने 8वें प्रतिवेदन में वीरप्पा मोइली है ना, मुरली नहीं, मोइली है ना, वीरप्पा मोइली
से सब नाम भी नहीं सुने थे पहले। कितना पॉलिटिकल सवाल पूछते हो। एक व्यक्ति ने कहा कि अभी लालू जी बाहर घूम रहे हैं, कितने दिन जेल में भी थे तो सीबीआई की वजह से ही थे ना। और अभी भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर जेल में हैं चारा घोटाले में, और अभी भी बहुत सारे सेक्शंस में चल रहा है, उसी की वो होती है। पुलिस की योग्यता की बात कर रहे हैं, योग्यता ग्रेजुएट होती है, 1 साल प्रशिक्षण होता है। पुलिस को पुलिस ही रहना होगी, ना कि सेना। जहाँ पर ऐसा मामला आए तो उसके लिए पीएसी, ऐसा वैसा, क्राइम के लिए क्राइम पुलिस भी होती है। पुलिस को नागरिक के साथ पेश आना है तो उसके लिए क्या है, बंदूकें नहीं दिया जा सकता है, नागरिक के साथ पेश आना चाहिए। देखो ऐसा है ना कि पुलिस के लिए किसी का सवाल है कि ग्रेजुएट योग्यता होती है। पुलिसिंग ठीक से करने के लिए ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी होना चाहिए। ये आपका मिसकॉन्सेप्शन है, इसको चेंज करिए। दुनिया में जहाँ पे भी अच्छी पुलिस है वहाँ पे पुलिस वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, और वो जांच के अधिकारी होते हैं। आप अभी भी समझे नहीं, अभी भी आप पेट्रोलिंग के माइंड से समझ रहे हैं। हमें कौन से पुलिस चाहिए? हमें पुलिस चाहिए पेट्रोल करने के लिए, सायरन बजा के रात में असामाजिक तत्व को भगाने के लिए, या कोई क्राइम हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइकोलॉजी का जानकार चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड का समझदार व्यक्ति चाहिए, और कोई भी संचार के गैजेट्स हैं, कोई क्राइम हुआ है तो कौन सा इक्विपमेंट्स यूज किया है उसका जानकार चाहिए। आप लोग जैसे साइंस एंड टेक पढ़ते हो, जैसे टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उसमें से बदबू आती है, आजकल वाले में से सुगंध आता है ना। तो प्राचीन काल का पढ़ाई किया होगा, वो समझा होगा। चैनी खैनी खाते खाते चेक करेगा गाड़ी, उसमें टीएनटी पास हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि टीएनटी था, है ना। उस कार्टन में रखा होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए जो इसमें जाए। हमारे देश में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि विकासशील देश है। हमारे पास इतने सिस्टम हमने नहीं बनाए अच्छे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे, इतनी एजेंसी नहीं है। जब अच्छी यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर डिग्री करने वाले नहीं होते हैं तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एमए कहाँ से करोगे, कहाँ से पीएचडी होगा? समझ गए? तो ये बात है। देखिए आगे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ब्रैकेट में वीरप्पा मोइली आयोग के 8वें प्रतिवेदन में आतंकवाद के विरुद्ध विद्रोह के शीर्षक से, आतंकवाद के विरुद्ध विद्रोह, इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए तो, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, आतंकवाद के विरुद्ध विद्रोह, इन्वर्टेड कॉमा के शीर्षक से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ना, जिसमें एनआईए जैसी संस्था की स्थापना का सुझाव दिया गया था। स्थापना का सुझाव दिया गया था 2008 में ही, 2008 में ही 26/11 की घटना के उपरांत, 26/11 की घटना के उपरांत सिर्फ आतंकवाद पर जांच के लिए, अन्वेषण के लिए, एक विशिष्ट एजेंसी की कल्पना करते हुए, दिसंबर 2008 में कानून पारित करते हुए 1 जनवरी 2009 से इसे लागू कर दिया गया। अर्थात एनआईए एक सांविधिक स्टैट्यूटरी, कानूनी अवैधानिक संस्था है। अर्थात एनआईए एक सांविधिक स्टैट्यूटरी, सांविधिक कानून से जो संस्था बनेगी उसको क्या कहेंगे? सांविधिक, या इसको वैधानिक भी कहते, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी है ना,
सांविधिक संस्था है। एनआईए कैसी संस्था है? सीबीआई कैसी है? अरे तक वेरी गुड, चलो अब ठीक है ना। ध्यान रखिए प्रीलिम्स एग्जाम तो क्या क्यों कैसे आप जानते हैं। अब जो है हमें क्या पढ़ना है, इसमें मुद्दे क्या है। अब आप लोग की चिंता बहुत होगी इसको लेकर के, कितने लोगों की चिंता है कि गलत कर रही है, राज्य में हस्तक्षेप करते, क्योंकि तो केंद्र के कानून से बनी है, सीधे राज्य में जाती है बिना बुलाए जबरन। और बताइए, और वो छोड़िए मैं आपको बताऊं, एक कानून है जो दबंग पार्ट 1 में बना है, यूएपीए इंदिरा जी के जमाने में, और इसमें पार्ट 2 में संशोधन हो गया कब 2019 से। उसका एक सेक्शन है 49A, उसके तहत इसको कुछ अधिकार दे दिया गया। ठीक है, मतलब किसी को भी आओ बैठो गाड़ी में, है ना। जैसे ये जाती है ना, तो बड़े बड़े लोग छोटे लोगों से इसका पाला ही नहीं पड़ता, तो बड़े लोगों के बहुत चीजें होती है। हम यहाँ फोन करते हैं, हाँ तो अपना ही फोन नंबर देते हैं, हाँ बताइए सर कहाँ फोन करते हैं, हाँ ये नंबर ले लीजिए, बताइए ये फोन ले लीजिए, लगाइए तो जरा वहाँ पे। हाँ तो जिसको लगाएंगे वो क्या कहेगा, सर आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए क्योंकि इसके बाद फिर उसी के हैं। आइए सर जरा आप जला दीजिए, समझ गए। किसी को भी उठाने का अधिकार, एक ही बार बताऊंगा, किसी को मतलब किसी को, यानी जिसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, आर्टिकल 361 छोड़ दो, राष्ट्रपति राज्यपाल। अब उधर से लिख लिख के प्रेम पत्र मत भेजना कि सत्य मुख्यमंत्री को ले आएगी, मंत्री को ले सकते, किसी को मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी छोड़कर किसी को भी उठाने का राइट्स है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, बात समझ गए। बस किसको किसको दिक्कत है, मतलब डरो मत, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है अच्छा क्या दिक्कत है, क्या इसमें समस्या है कि भूल से सामान्य आदमी इसमें आ जाए, शायद ऐसा आप कहना चाहते। खुल के बोलो, हो जाता है ऐसा, उसमें भी दिक्कत हुआ, अच्छी बात। और किसको किसको लग रहा है? उसको करना चाहिए, इन्होंने नहीं किए, मतलब उनके कार पे जो हमला हुआ उसको करना चाहिए था, वो कह रहे थे, अच्छी बात। तो ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे ना, कहने का मतलब परिभाषित करने के लिए जो शक्तियां जिसके पास होंगी वही ना करेगा, ये पॉइंट है ना। नहीं उसमें इसको कहाँ दिक्कत हुआ, इससे कुछ दिक्कत तो नहीं किया उनको, इस एजेंसी ने, इस एजेंसी से उनको कुछ दिक्कत हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत है जैसे, हालांकि बचते बचाते कुछ बताए, है ना। और इधर कहीं कोई स्टेट में ऐसा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को धर लिया जाता है ठीक बात, मानवाधिकार को लेकर है, ठीक है, ये सब आरोप लगते हैं, मानवाधिकार को लेकर है, इंडिविजुअल को लेकर के है, ऐसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही राइट्स दिया है ना। अफ्स्पा का नाम सुना है ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं होते। अब नेशनल सिक्योरिटी में कई बार ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो कई राज्य अजनबी हो जाएंगे हमारे साथ, है ना। तो उसमें जाने अनजाने में कभी कभी एकदम से कुछ हो भी जाता होगा, ऐसा एकदम से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये नहीं है कि स्टेट्स में जाके हर छोटे मोटे मामले के लिए ये बैठी हुई है या इसके पास इतना वक्त होगा, पहले तो ये चीज दिमाग से हटा दें। इश्यूज क्या है उस पर ये छोड़िए, ये पॉइंट्स भी डिस्कस हो जाए, ये बड़ा पॉइंट्स नहीं है इस लेवल पर, जिस लेवल पर बात हो रही। दो पॉइंट्स, दो मुद्दे एनआईए और सीबीआई, सीबीआई वर्सेस एनआईए का विवाद। जब भी मल्टीपल एजेंसी होती है जांच की तो उसमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है ना। जैसे आप हॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो यूएस डेल्टा मार्शल, है ना, ढेर सारे जब आते हैं तो उसमें आप कई फिल्में ऐसे देखे, एक आया पिता बांध दिया, दूसरा ऑफिस से झगड़ा कर रहा है, मेयर आके डांट रहा है, ऐसा आप देखे। दूसरा जो मामला है, एनआईए केंद्रीय कानून से बनी है ना, और राज्यों के मामले में लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टेट इशू है, और जाकर के वहाँ ये बिना बुलाए बिना अब तक पूछे हुए जाकर के हस्तक्षेप करती है। हालांकि आतंकवादी घटनाओं से संबंधित मामलों में ही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामले किसी न किसी डोमेस्टिक टाइप के हो भी जाते हैं, क्योंकि मान लो टेररिस्ट है, चाल चलन बिगड़ा हुआ है, तो कभी शांति के दिनों में, मतलब उसके शांति के दिनों में तो बड़ा कांड उसने नहीं किया है, तो छोटा मोटा काम तो ऐसा है नहीं कि नहीं करता होगा, उसका घर द्वार कैसे चलेगा, तो वो सब भी तो मामला होगा ही। तो एनआईए बना संघ राज्य का विवाद, एक ये विषय, इसको कैसे हम सेटल करेंगे, विवाद क्यों है, कैसे होना चाहिए, इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, ये है मामला। समझते हैं पहले, हमारे सामने दो एजेंसी है ये, और कोऑर्डिनेशन की समस्या शुरू होती है।
एक का नाम आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये जनरल ऑफेंस विंग और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी है। अंतर ये है कि इकोनॉमिक ऑफेंस भी देखती है और ये सिर्फ ऑलमोस्ट जनरल ऑफेंस विंग ही इसके पास है, और ये है एनआईए। और लगभग इसके पास ओवरलैपिंग नेचर का काम है, ठीक है। जैसे इसको भी बॉम्ब डिस्पोजल का काम दिया गया है, इसका सेक्शन 8 और 9 एनआईए एक्ट सेक्शन 8, 9 में से कुछ काम दिया है ना। तो एक तो बॉम्ब डिस्पोजल का इंक्वायरी करना, क्योंकि टेररिस्ट आउटफिट्स बॉम्ब फोड़ते रहते हैं, आंतरिक विप्लव, ठीक है। और कोई भी है ना ब्लड सेट मासेकर, कोई भी भीड़ में मारकाट ऐसा जिसमें कोई बाहर के टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों, वो सब यहाँ पे चले आते हैं। 2019 में 370 हटाने से ठीक पहले इसमें अमेंडमेंट करके यूएपीए एक्ट का कुछ राइट्स इनको दे दिया, ठीक है। ये टेररिस्ट घोषित करने का है ना, टेररिस्ट आउटफिट्स को घोषित करने का राइट्स इनके पास है। ये इंटरनेशनली ग्लोबली जाके इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, कर भी चुके। श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसका जांच एनआईए जाती थी, जबकि ट्रेडिशनली इंटरपोल में कौन जाती है। तो जैसे घर में एक नई बहू आ जाती है, पहले से बहुएं थी तो कुछ समस्याएं हो जाएंगी, वैसी समस्याएं हो रही हैं। और वो समस्या है कोऑर्डिनेशन की, है ना। आपको एकदम केस स्टडी से बातें समझाता हूँ। जैसे ये कोई एक जगह है जहाँ पे क्राइम होता है, पॉइंट ये है कि इसके इनर सर्किल, इंटरमीडिएट सर्किल, आउटर सर्किल में कौन होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, कांग्रेस की सरकार थी, ये संस्था भी बनी उसी समय, मनमोहन सिंह जी थे, पी चिदम्बरम साहब यहाँ पे होम मिनिस्टर थे। दिल्ली हाईकोर्ट के किसी गेट पर ब्लास्ट हो गया था एक बार। तो चूंकि घटना दिल्ली की है, तो दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत स्मार्ट पुलिस है, और ये एक तरह से आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन बॉबी सिस्टम है, आयुक्त प्रणाली है, कमिश्नरेट सिस्टम है, स्पेशल ब्रांच है। स्पेशल ब्रांच वाले सबसे पहले आए, यहाँ फीता उठा बांध दिए अपना, है ना। तब तक ये आ गए कि जैसे यहाँ के आपका आईडी वाईडी दिखाएंगे, बाकी लोग साइड हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली बॉम्ब ब्लास्ट ये देखते रहते हैं। और चूंकि स्टेट में हुआ नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की, तो इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो चले आए, तो अपने किनारे हो गए। अब ये आ ही रहे थे, तब तक ये आ गए कि अब क्या, अब तो हम है ना ये सब देखने के लिए। अब तो आपको नई बहू है ना, आसान काम नहीं होगा। विवाद छिड़ गए दोनों एजेंसियों में, अब ये बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं। वैसे भी आप सोचिए, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है, भले प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, हालांकि ये लगभग स्टैट्यूटरी स्टेटस की है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से एनर्जी दे रही है, सत्ता लेती, लेकिन है एग्जीक्यूटिव ना, सीबीआई एक्ट नहीं है, यहाँ पे एनआईए एक्ट। तो अपने आप को कम तो समझते नहीं। अल्टीमेटली सेशन चल रहा था उस समय, सत्र चल रहे थे, और यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा आकर के, और मौका दिया गया इन्हीं को। होम मिनिस्टर आए और उसको मौका दिया गया, और फाइनली वो बैकड्रॉप हुई कि चलो इनको देखने को बढ़ावा दिया गया इनको, कि ये इनका स्पेशलाइजेशन। आज की तारीख में आप देखते हैं एनआईए का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या बढ़ा है, ये यूं ही नहीं बढ़ा है, ये अपने शुरुआती दिनों से ही धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया। तो कार्यपालिका जिस तरह की कार्य की संस्कृति बनाना चाहिए, वैसे ही वर्किंग कल्चर डेवलप होगा, तो धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। लेकिन ऐसे विवाद और भी जगह होते हैं, होते रहे। मल्टीपल एजेंसियां, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, एनएसजी है ना, और भी सेना का भी इन्वेस्टिगेशन यूनिट होता है। कई बार बॉर्डर इलाके में 8-10 एजेंसियां आमने सामने बढ़ जाती है इन्वेस्टिगेशन के। तो ऐसे समय में एक संस्था की कल्पना की गई है यूएस में, उसका नाम है एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन का काम करे, समन्वयक, डायरेक्ट पुलिसिंग में नहीं होगी, वो बताएंगी कि कौन कौन सी संस्था पहले होगी, मतलब इनर सर्किल में कौन होगा। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट का केस है तो कौन देखेगा, कोई टेररिस्ट अटैक है तो कौन देखेगा, कुछ और है तो कौन देखेगा, आउटर सर्किल, इंटरमीडिएट सर्किल में कौन होगा, आउटर सर्किल में कौन होगा, सभी लोग एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे। इस तरीके से यूएस में एनसीटीसी जब बनी 9/11 की घटना के बाद, 2004 के बाद, उनके यहाँ झगड़ा बंद हो चुका है। और आप देखेंगे कि जब से वो बनी है 2004 में, एक भी टेररिस्ट अटैक अमेरिका में कभी नहीं। आप जो भी सुनते होंगे वो यही कि कोई पागल साइकोपैथ यहाँ वहाँ गोली मार दिया, स्कूल में घुस के मार दिया, ऊपर वाले फ्लैट पे चल के या होटल पे चल के कई लोगों को भीड़ में गोली मार दिया, यही सुने होंगे। क्योंकि लिबर्टी है, गन पॉलिसी उनकी ऐसी है, ऐसे ही गन मिल जाते हैं, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अदरवाइज कोई टेररिस्ट थ्रेट उनके पास नहीं। देन वी शुड हैव अनदर एजेंसी कॉल्ड नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। हमने बनाने के लिए भी प्रयास किए, लेकिन असफल हो गए। और 15 मार्च 2012 से भारत में हम बनाने के लिए सोचे थे, इनको 15 मार्च से नहीं बना सके। अब ये एक अनदर इशू है, इसको हम देखेंगे। इससे पहले कि वहां तक पहुंचे, अब लिखिए, सीबीआई बनाम एनआईए, सीबीआई बनाम एनआईए, इसमें लिखते जाइए। एनआईए को लगभग वैसे ही अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही अधिकार दिए गए हैं जैसे सीबीआई के पास होते हैं।
सीबीआई के पास होते हैं। एनआईए एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत, एनआईए एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत, 8 और 9 के तहत बम कांडों की जांच ऐसे अपराध या आंतरिक विप्लव, ऐसे अपराध या आंतरिक विप्लव आंतरिक विप्लव जिसमें विप्लव बोलते हैं इंसर्जेंसी शब्द को, है ना, तो आंतरिक सुरक्षा में प्रयोग ज्यादा होता है। आंतरिक विप्लव जिसमें आतंकवादी संगठन लिप्त हों, उसकी जांच के लिए यह भूमिका संपादन करती है। बस आर्थिक अपराध ये नहीं देखती है जैसे सीबीआई के पास, है ना। इतना ही नहीं 2019 में 2019 में ये कानून अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून 1967, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून 1967 में संशोधन करते हुए एनआईए को और बड़े अधिकार दे दिए गए, जिसमें किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना, किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में परिभाषित करना तथा यदि आवश्यकता पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण कर, है ना। श्रीलंका में एक बार हो भी चुका, क्योंकि अब के जो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो आतंकवाद का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। आतंकवादी बाहर बैठ करके यहाँ पे बम उड़ते रहे, पैराग्राफ छोड़, लगभग इसी प्रकार की भूमिकाएं सीबीआई निभाती रही है। बम कांड की जांच और इंटरपोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच सीबीआई करती रही है। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों एजेंसियों के बीच परस्पर व्यापन, ओवरलैपिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे
समन्वय हेतु, समन्वय हेतु समन्वय हेतु एनसीटीसी, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, एनसीटीसी, एनसीटीसी जैसी संस्था, एनसीटीसी जैसी संस्था जो समन्वयक के रूप में कार्य करेगी, जो समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगी, इसकी कल्पना की जा रही है, इसकी कल्पना की जा रही है कल्पना की जा रही है। एनसीटीसी अमेरिका में 9/11 की घटना के उपरांत में बनाई गई थी, 2004 में बनाई गई थी। भारत में भी 2012 में इसके गठन के प्रयास किए गए थे, किंतु राज्यों के विरोध की वजह से एनसीटीसी की स्थापना अब तक नहीं हो सकी। राज्यों के विरोध की वजह से एनसीटीसी की स्थापना अब तक नहीं हो सकी, है ना। तो अभी चर्चा जारी रहेगी, अगले दिन फिर हम लोग देखेंगे, है ना। पहले एनआईए को लेकर के यूनियन स्टेट्स से झगड़ा, और उसको ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए, खत्म करने का तो इम्पॉसिबल है, आवश्यक बुराई है, जिस तरीके के बॉम्ब ब्लास्ट और सीरीज ऑफ ब्लास्ट पहले होते थे, तो ठीक करने के उपाय, और फिर एनसीटीसी क्यों, क्या समस्या है, ये सब देखेंगे।